Hello, today we are going to talking about the chapter number 4 of the political science whose name is International Organization. मेरा नाम दीपक यादव और हम चैप्टर जो 4 है उसको ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए और ये सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. Are those organizations which are formed by many countries on the international level is called international organization. These organizations have a member of the country and they work for a whole world. तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको बहुत सारी कंट्रीज मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर बनाती है और इससे इससे जो इसका एडवांटेज होता है वो सारी कंट्रीज के और वूल वर्ल्ड के बारे में सोचना होता है. सबसे पहली बात तो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. द फर्स्ट वन इज टू सोल्व दैट नो वन कंट्री कैन सोल्व द प्रॉब्लम अलोन. कुछ ऐसे चीज जो सारी कंट्रीज या एक अकेली कंट्री उस प्रॉब्लम को सोल्व ना कर सके, इसलिए हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को हम मिलकर सोल्व कर सके. दूसरा पॉइंट, टू ब्रिंग अबाउट द एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज. किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट को स्टेब्लिश करती है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है. विदाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे जो हरदम अनरिजॉल्व रहेंगे और हरदम अनसॉल्व रहेंगे, जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है. अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें, टू इस्टेब्लिश द कॉर्पोरेशन बिटवीन द टू कंट्री. दो कंट्रीज के बीच में जो कॉर्पोरेशन बनाना एक हार्मनी को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है. अब हम फोर्थ और लास्ट पॉइंट की बात करेंगे जो इसमें मेंशन किया हुआ है, टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर इन द वर्ल्ड. है ना, ये वॉर की जो पॉसिबिलिटी होती है, हमारे दो कंट्रीज के बीच में जो वॉर की पॉसिबिलिटी होती है उसको डिक्रीज करता है और उसको कम करता है. अब हम बात करते हैं कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी. पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन, फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन को रीनेम करके आगे जाके बनाया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इसके बारे में हमने बहुत सारी स्टडी करी थी, है ना. एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच. तो हम बात करते हैं लीग ऑफ नेशन. द वूल वर्ल्ड सफर विद हैवी लॉसेज ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. है ना, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी हमारे कंट्रीज ने, हमारे वर्ल्ड ने बहुत सारे जो हैवी लॉसेज को फेस किया था. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ वॉर दैट वाज नॉट हैपनिंग अगेन to many of the peace in the world, all the country through the forming the international organization so that the dispute between the two country could be resolved by the negotiation and there would be no world war again. है ना, ये वाली बात करी इन्होंने कि अगर किसी भी प्रकार का अगली बार कोई डिस्प्यूट होगा तो हम इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे जिनका नाम है लीग ऑफ नेशन, जिसमें दो वर्ल्ड के आपस में जो वॉर्स होंगी उन वॉर्स को सोल्व किया जाएगा नेगोशिएशन के द्वारा, ताकि ये वर्ल्ड वॉर वाली जो सिचुएशन है वो दोबारा ना बन सके. अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, डेट व्हेन द लीग ऑफ नेशन वर क्रिएट. तो इसी रीजन से हमने लीग ऑफ नेशन को क्रिएट किया. दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट वेरी सक्सेसफुली, देयरफॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैपन. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बनाया जिस उद्देश्य से गया था वो उस उद्देश्य को कंप्लीट नहीं कर पाया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो हुआ ही, और हमने देखा भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज इवन मोर डेंजरस एंड कॉज टू द डैमेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो और भी ज्यादा डेंजरस हुआ था देन कंपेयर टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. है ना, ये बात हमने देखी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना नुकसान नहीं हुआ था उससे कहीं ज्यादा दुगना नुकसान हमने देखने को मिला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. अब हम बात करते हैं, ऑल द कंट्री रियलाइज दैट द लीग ऑफ नेशन नीड टू बी स्ट्रेंथन फर्दर, देयरफॉर द लीग ऑफ नेशन वाज चेंज विद द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये बात हमने बताई थी ना. अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर ना होती तो लीग ऑफ नेशन कंटिन्यू बढ़ता रहता, कंटिन्यू फ्लरिश होता रहता, लेकिन लीग ऑफ नेशन के होते हुए भी, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के होते हुए भी हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिला. तो इस बात का सबूत देता है कि जो लीग ऑफ नेशन है वो इतना ज्यादा पावरफुल है नहीं कि ये दो देशों के बीच में वॉर्स को रोक सके. तो इन्होंने इसको एक नया लीग ऑफ नेशन को चेंज करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया. और अब जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है
इसी को हम सक्सेसर बोलते हैं लीग ऑफ नेशन का, है ना। यूनाइटेड नेशन को सक्सेसर बोलते हैं लीग ऑफ नेशन का। तो अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 में बना था। इसमें ऑल ओवर 193 मेंबर थे और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो इसका अब हम मेन ऑब्जेक्टिव कहते हैं मेंटेन द पीस इन द वर्ल्ड, है ना। पीस में मेंटेन, वर्ल्ड में पीस को मेंटेन रखना, है ना। सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्री, दो कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट को सेटल करना नेगोशिएशन के थ्रू, नॉट विद द वॉर, है ना। हेल्पिंग द कंट्री, कंट्रीज की मदद करना। प्रमोटिंग द सोशल एंड द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, है ना। प्रमोट करना वित्तीय सहायता, सोशल सहायता, है ना, सोशलिटी को प्रमोट करना किसी भी कंट्री के लिए। इस्टेब्लिशिंग द ट्रीटीज बिटवीन द टू कंट्री, ट्रीटीज जैसे अगर दो डिस्प्यूट सॉल्व हो रहे हैं तो उनके बीच के संबंधों को संधियों के जरिए सुधारा जा सके, है ना। जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान में जो नदियों के बीच में संधि हुई है, तो उस तरीके की ट्रीटीज करके उस जो वॉर की जो सिचुएशन है उसको नेगोशिएट किया जाया जा सके। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ द कॉरपोरेशन इन द वर्ल्ड, और जो स्पिरिट है डेवलप वर्ल्ड को डेवलपमेंट करने की, उसको कॉरपोरेशन के थ्रू ग्रो किया जाए। अब हम बात करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके 6 प्रिंसिपल पे ये काम करता है। पहला, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, जनरल असेंबली एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ट्रस्टीशिप काउंसिल। हमारा जो नदी वाला जो डिस्प्यूट था इंडिया और पाकिस्तान में, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था, है ना। हमने जो नदी का जो सिस्टम था, उन्होंने बोला था कि 3 तरीके से इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में जो नदी का जो डिस्प्यूट हुआ था उसको 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। पहले कि इंडिया और पाकिस्तान अपने जो रिवर डिस्प्यूट है उनको ऑटोमेटिकली, मतलब बाय ऑन, है ना, बाय ऑन, पहले अपने ही तरीके से उसको सेव कर ले। दूसरा, अगर आप नहीं सोल्व करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आप आओगे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक न्यूट्रल एक्सपर्ट आपके पास भेजेगा और वह इस मैटर को सोल्व करने की कोशिश करेगा, जैसे कि हमारे इंडियन में हुआ था। थर्ड जो था वो अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, तो वो वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फिर उस प्रॉब्लम को जस्टिस के तौर पर सही किया जाएगा। तो ये चीजें हमें देखने को मिली थी। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का, जो इसमें सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी, उस सिक्योरिटी काउंसिल क्या चीज थी। द सिक्योरिटी काउंसिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएनए। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है यूएनओ के लिए, और इसमें टोटल 15 मेंबर थे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जिसको डिवाइड कर दिया गया था 2 पार्ट में। पहले 5 मेंबर जो थे वो यूएसए, फ्रांस, यूके, चाइना और रसिया थे, और 10 मेंबर थे। दीज मेंबर आर द इलेक्टेड फॉर द 2 ईयर, है ना। 5 मेंबर्स जो थे वो परमानेंट थे। इन्होंने जो 15 मेंबर सेलेक्ट किए, देखो इन्होंने क्या किया कि इस मेंबर्स में टोटल सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होंगे, 15 मेंबर्स होंगे। इनमें से एक परमानेंट होगा और एक टेम्परेरी बेस पे होगा। परमानेंट में 5 मेंबर परमानेंट कर लिए गए। पहला यूएसए, फ्रांस, यूके, चाइना और रसिया। और जो 10 मेंबर है, ये 10 मेंबर जो होंगे ये हरदम इलेक्शन किए जाएंगे हर 2 साल के लिए, और ईच परमानेंट मेंबर शुड बी द स्पेशल पावर कॉल्ड द वीटो पावर, ठीक है ना। और हर मेंबर्स के पास स्पेशल पावर होगी। जितने भी परमानेंट मेंबर है उनके पास वीटो पावर होगी। तो वीटो पावर किस किस के पास है, हम बोल सकते हैं यूएसए, फ्रांस, यूके, चाइना एंड रसिया। दिस परमानेंट मेंबर कैन विदहोल्ड द लिमिट ऑफ द मोशन बाय एक्सरसाइजिंग द वीटो, है ना। ये जो है अपनी जो परमानेंट मेंबर है वो वीटो की पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी जो मेंबर्स है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते वीटो की पावर को। तो अब हम बात करते हैं जो फंक्शन क्या है इस सिक्योरिटी काउंसिल का। रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्री, कीप द पीस इन द वर्ल्ड एंड पनिशिंग हु डिस्टर्ब द पीस। देखो कितने अच्छी अच्छी बात बोली है इन्होंने कि ये रिजॉल्व करेगा 2 देशों के डिस्प्यूट्स को। ये क्या करेगा, पीस है, जो पीस वर्ल्ड में पीस को आगे बढ़ाएगा, और जो पीस को डिस्प्यूट करेगा, जो पीस को ब्रेक करेगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और आप आसपास देख सकते हैं जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच में फाइट हो रही है, अभी हमने देखा इजराइल और फिलीपींस के बीच में हो रही है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन असलियत में वर्क कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको सिर्फ बनाने के बाद छोड़ दिया गया है ना। तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने जो लीग ऑफ नेशन बनाई थी वो भी ठीक तरीके से काम ना कर पा रही थी, और अभी हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और इसका भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता है।
तो अब हम बात करते हैं सेक्रेटेरिएट की। तो सेक्रेटेरिएट होता है द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द यूएनए इज कॉल्ड द सेक्रेटेरिएट। ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी वाला सिस्टम, उसके अंदर जो इम्प्लॉयमेंट होगा, उसके अंदर जो काम करने वाले लोग होंगे, उसमें हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, मतलब सेक्रेटेरिएट की। ये इंफॉर्मेशन देता है वहाँ के ऑर्गन्स के बारे में और कीप द अकाउंट इन देयर वर्किंग, और जो जो अकाउंट है वर्क कर रहा है ठीक से या नहीं कर रहा है, इसके बारे में सेक्रेटेरिएट हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो यूएनओ में हमारा सिर्फ इतना ही है। अब हम बात करते हैं किसके, सेक्रेटेरिएट्स की बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल इसमें डेवलप करी गई थी, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। इकोनॉमिक्स एंड द सोशल काउंसिल वर्क फॉर अ कल्चर, इकोनॉमिक्स, सोशल, एजुकेशन एंड द डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है ना। इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल ये हमारे कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल कल्चर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन के डेवलपमेंट को लेकर वर्क करती है इंटरनेशनल लेवल पे। ओके इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, जिसमें प्रेजेंट में मेंबर है इसमें 54। और ये क्या करता है, इसकी जो मीटिंग होती है हर 2 साल में एक बार होती है ना। तो और हर 2 साल में इसकी मीटिंग भी फिक्स रहती है कि पहली मीटिंग जो होगी वो जिनेवा में होगी, जो कि जुलाई में होता है, और न्यूयॉर्क में होगी अप्रैल में। अब हम बात करते हैं इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये क्या करता है, रेज द लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल, एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है वर्ल्ड के अंदर, किसी कंट्री के अंदर नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ये इकोनॉमिकली, सोशल, एजुकेशन, कल्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है वर्ल्ड के अंदर, है ना। अब हम बात करते हैं जनरल असेंबली की। इसके अंदर जो जनरल असेंबली है उसमें उसकी बात करते हैं। द यूनाइटेड नेशन असेंबली इज वन ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ द यूएनए, और द जनरल असेंबली ऑल द मेंबर ऑफ द यूएनओ गिव द वन वोट। द जनरल असेंबली लाइक पार्लियामेंट इन द कंट्री विल डिस्प्यूट आर द डिस्कस। ठीक है ना, इसमें जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन डिस्प्यूट्स को डिस्कस किया जाता है जनरल असेंबली में। और ये जनरल असेंबली एक पार्लियामेंट की तरह होती है, जैसे किसी देश में पार्लियामेंट होता है उसी तरीके से जनरल असेंबली बिछाई जाती है। इन अ जनरल असेंबली द डिसीजन of the general matter are taken by the general majority and the decision of the some special subject are taken by the 2/3 of the majority। किसी भी जो सब्जेक्ट को पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी का सहारा लिया जाता है, मतलब 2/3 ऑफ द मेजोरिटी का सहारा लिया जाता है। ये कॉन्फ्रेंस जो है हर साल कंडक्ट की जाती है, हर साल। जैसे हमने बात करी थी, जो इकोनॉमिक सोशल जो काउंसिल है वो हर 2 साल में एक बार होती है, और जो हमारी जनरल असेंबली है ये हर 1 साल में एक बार होती है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये सेटल करता है 2 कंट्री के बीच के डिस्प्यूट्स को, और इसकी जो लोकेशन है वो हैग नीदरलैंड में प्रेजेंट है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसिस्ट 15 जजेस हु आर इलेक्टेड फॉर 9 ईयर, है ना। इसमें जो ऑल ओवर 15 जजेस होते हैं, जो कि 9 ईयर का इनका टर्म होता है। आफ्टर द एवरी 3 ईयर 5 जजेस आर इलेक्टेड। हर 3 ईयर के बाद 5 जजेस को इलेक्ट किया जाता है। ऑल द डिसीजन आर टेकिंग बाय द मेजोरिटी ऑफ द वोट्स। जिसकी जितनी ज्यादा मेजोरिटी होगी उस डिसीजन को प्रमोट कर दिया जाएगा, उस डिसीजन को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर मेजोरिटी नहीं है तो उस डिसीजन को वहीं पर ही स्टॉप करके उस डिसीजन को आगे मंजूरी नहीं दी जाएगी। फिर होता है ट्रस्टशिप काउंसिल। ट्रस्ट से नाम से ही पता चल रहा है, द ट्रस्टशिप काउंसिल वाज क्रिएटेड टू लुक ऑफ द दोज एरियाज विच आर नॉट एबल टू मेंटेन द गवर्नेंस एंड दे हैव ओन आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने देखा कि कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी है जो अपनी गवर्नेंस को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप काउंसिल्स बनाई थी, है ना। विच आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रस्टशिप काउंसिल लुकिंग आफ्टर ऑफ दोज ईयर। इनिशियली इसमें 11 कंट्रीज थी, और अब हम बात करते हैं इट वर्क विद द एंड इंडिपेंडेंट पलूमा स्टैंड 1996 में इसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। इट वर्क एंडेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ, हाँ इसका जो काम है ये खत्म कर दिया गया था, ट्रस्टी काउंसिल्स को खत्म कर दिया गया था जब पलूमा की इंडिपेंडेंस हुई थी। जब वो 1996 में जब पलूमा की आज़ाद हुआ था पलूमा, तो उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था। अब हम देखते हैं रिफॉर्म क्या क्या किए गए थे यूनाइटेड नेशन के द्वारा। सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर many changes are taken place in the world and now the world are facing the different challenges। ठीक है ना। कोल्ड वॉर के बाद हमने देखा कि इन्होंने बहुत सारे नए स्टेप्स लिए थे, और नए नए जो हमने देखा था आज के समय पे भी जो वर्ल्ड है वो नए नए चैलेंजेस को
जो क्या कर रहा है, फेस कर रहा है इस रिफॉर्म के जरिए, है ना। बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, है ना। ये इसमें लिखा है सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के एंड के बाद मैनी ऑफ द चेंजेस आर टेकन प्लेस इन द वर्ल्ड, हमें जो वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस देखने के मिले। एंड नाउ द वर्ल्ड चेंजिंग द डिफरेंट फेसेस, और इस समय जो वर्ल्ड है वो एक अलग फेसेस को क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है ना। बहुत सारे डिफरेंट जो चैलेंजेस है उसको फेस कर रहे हैं। और वो चैलेंजेस क्या थे, डिजोल्व ऑफ द सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन है वो डिजोल्व हो गई थी। बिगिनिंग ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड, यूनिपोलर वर्ल्ड की बिगिनिंग हो जाती है। बिगिनिंग ऑफ द अमेरिकन हेजीमनी, अमेरिकन का क्या होता है, हेजीमनी बढ़ जाना, है ना। चाइना की रैपिड डेवलपमेंट ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इन एशिया, एशिया की इकोनॉमी का ग्रोथ हो जाना, है ना। अब तक तो ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उस समय डेवलप था, तो इसलिए यूएनओ बनाई गई। तो अब हमने देखा कि भाई जो सोवियत यूनियन है वो डिसॉल्व हो गई, 5 मेंबर थे इसमें, तो उनमें से सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गई, रसिया की जो डिसॉल्व हो गया, उसमें अमेरिकन की हेजीमनी देखने को मिलती थी। चाइना जो है इसमें रैपिडली उसकी ग्रोथ हमने देखी, और इकोनॉमिक कंडीशन जो एशिया की है वो भी बहुत तेजी से ग्रो हुई। टेररिज्म भी इसका बहुत बड़ा कारण है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सिविल वॉर, है ना, प्लोरिफिरेशन ऑफ द न्यूक्लियर मिशन वेपन्स, न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो आज के समय पे बहुत सारी कंट्रीज के पास है। पहले तो न्यूक्लियर वेपन्स कुछ ही 5-6 कंट्रीज के पास रहा करता था, जो यूएनओ का पार्ट था। आज के समय पे जो न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान, इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज के पास आ गया है ना। और डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट जिस चीज से डिस्ट्रक्ट होता है, और एपिडेमिक्स, देखो कोरोना जो था वो पेंडेमिक्स था। एपिडेमिक एक बुरी कंडीशन होती है एपिडेमिक से पहले, एपिडेमिक के बाद पेंडेमिक आता है। हाँ, पेंडेमिक के बाद एपिडेमिक आता है। तो जो एपिडेमिक होती है और भी बुरी कंडीशन होती है, जैसे कोरोना एक पेंडेमिक था, एपिडेमिक नहीं था। अब इन अ व्यू टू दिस चेंज द टॉक ऑफ रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशन केम to fore because no major changes have been made by the United Nations since the inception, but the condition of the world have been changed a lot. ठीक है ना। इसे करंट सिचुएशन के साथ, इस पॉइंट में इन्होंने बोला कि करंट सिचुएशन के साथ इसको रिफॉर्म नहीं किया गया, इसके रिफॉर्म को रोक दिया गया है, और ये इसको रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। टाइम के साथ इसमें रिफॉर्म नहीं किया गया है। इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे ये बहुत ओल्ड तरीके से इसकी रूल्स रेगुलेशंस को गवर्न किया जाता है। तो फिर यूएनओ में प्रपोज्ड इंप्रूवमेंट करने की क्या क्या आवश्यकता हो सकती है, इसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। टू एस्केलेट द इशू ऑफ फॉलोइंग द ज्यूरिडिक्शन ऑफ यूएनओ, तो जो यूएनओ के जितने भी ज्यूरिडिक्शन फेल होते हैं उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। इम्प्रूविंग द यूएनओ की डिज़ाइन, जो यूएनओ की डिज़ाइन है, यूएनओ के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको और ज़्यादा तरीके से और एफिशिएंट तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा। और जो वीटो की पावर है कंट्रीज़ की, वो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ दे देनी चाहिए। वीटो की पावर सिर्फ 5 या 6 कंट्रीज़ के साथ शेयर ना कर बहुत सारी कंट्रीज़ में शेयर करनी चाहिए, क्योंकि यूएनए में हमने पढ़ा था 15 मेंबर है, 15 में से 5 मेंबर जो थे वो परमानेंट थे, और 10 मेंबर जो थे वो हर 2-2 साल के इलेक्शन के लिए इकट्ठा किए। हर 2-2 साल के इलेक्शन में इन्हें यूएनओ का पार्ट बनाया जाएगा। तो न्यू कंट्री इज इन द सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल में नई नई कंट्रीज को ऐड करना होगा, है ना। और चेंजिंग द वे ऑफ द यूएनओ वर्क, यूएनओ की जो वर्क है उसको चेंज करना होगा, है ना। अब हम इसमें नोट की बात कर रहे हैं। इन अ व्यू ऑफ दिस डिमांड द रेजोल्यूशन वर पास इन अ जनरल असेंबली ऑफ यूएनए इन 1992, तो ऐसे जो रेजोल्यूशंस को भी पास किया गया 1992 में। हालांकि हमें देखने को मिलता है तो आज भी जो न्यूक्लियर पावर है वो बहुत सारी कंट्रीज के पास है, लेकिन जो वीटो पावर है वो आज भी लिमिटेड कंट्रीज के पास है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज की पावर को टिल्ट करती है। वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा पावरफुल हो जाती है वीटो पावर के रेस्पेक्ट में। अब हम देखते हैं इसके प्रपोजल को लेकर कंप्लेंट्स क्या क्या आती है यूएनओ को लेकर। तो 3 मेन कंप्लेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि जो शिकायतें आती है इसके प्रपोजल्स को लेकर। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें डज नॉट रिप्रेजेंट द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, ये जो है करंट पॉलिटिकल सिचुएशन पे वर्क पे काम नहीं करती, जो कि वर्ल्ड के लिए एक्चुअल एक प्रॉब्लम है ना। करंट सिचुएशन को लेकर जैसे अभी रसिया और यूक्रेन की फाइट हो रही है, लेकिन इसमें करंट सिचुएशन को लेकर ही डिस्कस ही नहीं कर रहे, है ना।
और जो द डिसीजन ऑफ द रिफ्लेक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, इनका जो इंटरेस्ट होता है ये वेस्टर्न कंट्री की साइड टिल्टेड होता है। इसमें जो ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा पावर होती है, वो उसमें वेस्टर्न कंट्री ही होती है। और जो हमारे एशियन कंट्रीज है वो इसके मामले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना। और इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है ना। जितने वेस्टर्न कंट्रीज के मेंबर्स हैं उतने ही एशियन कंट्रीज के मेंबर इसमें नहीं मिलते। इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। हमें वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं जैसे यूएस, यूरोप, ये सारी जो कंट्रीज हैं, इन लोगों का हमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है ना। चेंजेस मेड इन द यूनाइटेड नेशन में हमें जो चेंजेस जो हमने किए, जो इन्होंने किए, उनके बारे में अब हम बात करते हैं, है ना। सम चेंजेस आर मेड इन सितंबर 2005 में हमने यूनाइटेड नेशन को मोर रिलेवेंट करने के लिए और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ चेंजेस किए थे इन्होंने, है ना। पीस फाउंडेशन कमीशन का इसमें गठन किया गया था, है ना। इफ अ कंट्री फेल टू सेव द सिटीजन फ्रॉम द एट्रोसिटी देन द वूल कम्युनिटी विल टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर किसी भी कंट्री का, कोई भी कंट्री है, अगर उस कंट्री की सिटीजन्स को एट्रोसिटी से अगर कोई नहीं बचा पाया तो जितनी भी वर्ल्ड कम्युनिटी है वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होगी। हालांकि ये बातें सिर्फ यहाँ पर लिखी गई है। हमने देखा है इजराइल और फिलिपीन में अभी तक हमने किसी भी प्रकार की कोई भी वर्ल्ड कम्युनिटी इस चीज़ को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिखाई नहीं देती है। कंडेमन ऑल द टेररिज्म, सारे टेररिज्म्स को रोकना होगा, है ना। रोकने वाली बात ये की गई है। और हमने देखा जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उसको इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। किसको इस्टेब्लिश किया था? ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 19 जुलाई 2006 को इस्टेब्लिश करी थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार डाल लेना, है ना। इस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी फंड, और इन्होंने डेमोक्रेसी फंड जैसी चीज़ों को इस्टेब्लिश करा। इसके साथ साथ दिस सर्टेन क्राइटेरिया वर प्रपोजल नॉट मेड टू प्रोवाइड फॉर द परमानेंट membership for the Security Council. The council which fulfill the criteria can become a permanent member of the Security Council, है ना। अब हम इसमें देखेंगे ग्रेट इकोनॉमिकल जो पावर है उनको परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी लार्ज लैंड एरिया है ना, जिसकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हाई कंट्रीब्यूशन ऑफ द बजट, जो यूएनओ को सबसे ज़्यादा बजट देता है, उसको इसका परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा। डेमोक्रेसी एंड रेस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स, जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट करेगा उसको इसका परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा। और कल्चरल डाइवर्सिटी, उसमें कल्चरल की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म किए। उस रिफॉर्म में इन्होंने बोला कि भाई मतलब कि जो 2005 के बाद जो परमानेंट मेंबर है उनको इंक्लूड किया जाएगा। किस बेसिस पे इंक्लूड किया जाएगा? इन्होंने एक क्राइटेरिया रखे। ये इन्होंने टोटल जितने क्राइटेरिया रखे हैं वो यहाँ पर मेंशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। पहला जो इकोनॉमिकली पावर होगा, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जिसका लैंड और एरिया पावर होगा, उसकी मिलिट्री पावर ज़्यादा होगी और उसका जो बजट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा यूएनओ को। जो यूएनओ को उसका बजट अगर ज़्यादा होगा तो वो इसका परमानेंट मेंबर बन सकेगा, जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को मेंटेन रखता होगा और उस देश में कल्चरल की जो डाइवर्सिटी वो ज़्यादा होनी चाहिए। If the permanent member is elected according to the above mentioned criteria, then India fulfill the criteria of the biggest content, but it become a permanent member of the country. तो इसमें बात करी जो इंडिया जो है वो इन सारे जो क्राइटेरिया को फॉलो करता है, लेकिन बट इंडिया इज स्टिल नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकली स्टेटमेंट्स देखने को मिलता है कि अगर यही क्राइटेरिया हैं, कि यही 5-6 क्राइटेरिया हैं, लगभग 7-8 क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि अगर यही क्राइटेरिया हैंगे किसी कंट्री को परमानेंट मेंबर बनाने का, तो इंडिया इस चीज के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। बट स्टिल इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट है लेकिन परमानेंट पार्ट नहीं है ना। यूनिपोलर वर्ल्ड एंड द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, most of the country of the world believe that the United Nations is not effective in a unipolar world. So it was said that because the America is especially influenced by the UN. और second point इन्होंने बोला USA contribute most budget on the UNA budget, और जो यूएनओ का जो हेड क्वार्टर है वो यूएसए में ही है और इसके जो ब्यूरोक्रेट्स है वो मोस्टली अमेरिकन है।
अमेरिकन जो है वो परमानेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल है और इनके पास वीटो पावर हैगी, है ना। और अमेरिका इज बीइंग इग्नोरिंग द यूएनओ ड्यू टू द मिलिट्री एंड द इकोनॉमिकल पावर। ओह, यूएनओ बहुत बड़ा था। यूएनओ के बाद अब हम दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, जिसमें ऑल ओवर 189 मेंबर है और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लोन प्रोवाइड करना दूसरी कंट्रीज को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और ये हेल्पिंग द पुअर कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, और उनके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनके लिए इनको पैसा प्रोवाइड करना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टैब्लिश किया था 1995 में, और अर्ली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम था GATT, जिसका नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑफ द ट्रैफिक एंड ट्रेड, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और इसके जो मेंबर्स है ऑल ओवर 164 मेंबर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट द फ्री ट्रेड अलोंग विद द ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, है ना, और मेकिंग द रूल रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। इसके बारे में हमने डीप डिस्कशन किया हुआ है एडिटोरियल एनालिसिस में, तो इसके बारे में आप जाके डीप एनालिसिस पढ़ सकते हैं। और हाल ही में IMF ने श्रीलंका और पाकिस्तान को एक लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है ना, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। इसके ऑल ओवर मेंबर 189 मेंबर है करंटली। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप एंड ट्रैक द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल सपोर्ट। फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट को प्रोवाइड करने का ये काम करता है। अगर हम बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इस्टेब्लिश हुई थी 1961 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें हम बात करते हैं। जो मेन सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमंस के राइट को। दूसरा क्या है, पब्लिश द वुमन राइट रिपोर्ट, वुमन राइट को पब्लिश करता है। टू मेक द पीपल फॉर द वर्ल्ड अवेयरनेस ऑफ द ह्यूमन राइट्स, और पूरे वर्ल्ड के पीपल्स को ये अवेयर करता है कि ह्यूमन राइट एक्चुअली में है क्या। अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट वॉच, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1978 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनेस्को, है ना। यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड द कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। UNESCO is the part of the United Nations organization. It established the development of the education and the science and the culture of the world. It purpose to present, इसका जो पर्पल है, क्या लिखा है, पर्पस टू मेक इट वाज प्रेजेंटेड, पहली बार इसे प्रेजेंट किया गया था 16 नवंबर 1945 को। और इसका जो हेडक्वार्टर इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था, पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रेजेंट किया गया था 1945 में, लेकिन इसे इस्टेब्लिश कर दिया गया 4 नवंबर 1946 को। और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में, और इसमें ऑल ओवर मेंबर 193 फुल मेंबर्स है, और 11 एसोसिएटेड मेंबर होते हैं इसमें ऑल ओवर, है ना। इसमें नोट करने की बात यह है कि पहले के अर्लियर इसके जो मेंबर थे वो 195 थे, बट ड्यू टू द विड्रॉल ऑफ द अमेरिका एंड इजराइल, तो इसमें ऑल ओवर मेंबर बच के 193। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, गाइडिंग द यूथ एंड हेल्पिंग द डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। लुकिंग आफ्टर द स्मॉलेस्ट आइलैंड, कोई छोटे छोटे आइलैंड होते हैं जो वाटर लेवल इंक्रीज होने की वजह से, है ना, डिप्ट होते हैं। जैसे पेंथोलूना एक आइलैंड था जो हमने देखा कि वो डिप हो रहा है पूरा, है ना। लुकिंग आफ्टर द अंडर डेवलप्ड कंट्री, जो कंट्री डेवलप नहीं हो रखी है उनको देखना, उनमें एजुकेशन प्रमोट करना, इस तरीके की चीजें यहाँ पर देखी गई। अपार्ट फ्रॉम द यूनेस्को वर्ल्ड टू डिटरमाइन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो, है ना। यूनेस्को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को भी रिकॉग्नाइज करने लग गया है। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर द दो साइट विच आर द ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंट फॉर द वुमन बीइंग कल्चरली। एक ऐसी साइट होती है जो वुमेन बींग्स को कल्चरली जो उनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कल्चरली, है ना, उनके सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनको भी यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देता है। इसमें टोटल जो साइट्स है 38 साइट्स है, और 38 साइट्स इन इंडिया। इसमें जो ऑल ओवर जो टोटल साइट्स है उनमें से 38 साइट्स जो है वो इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिनी जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं
यूनिसेफ होता है चिल्ड्रन फंड्स को लेकर, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। और आज के समय पे इसका जो वर्ड हो चुका है इंटरनेशनल एंड द इमरजेंसी हैज बीन रिमूव फ्रॉम दिस नेम, तो अब इसका नाम हो गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। पहले के समय पे इसका नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, लेकिन इसको अब इसका जो नया नाम है वो बन गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसको इस्टेब्लिश किया था 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसमें ऑल ओवर मेंबर 190 कंट्रीज इसमें मेंबर्स हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि यूनिसेफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर और उनके वेलफेयर को लेकर। यूनिसेफ जो है वो कोलैबोरेशन है किस के साथ इसका कोलैबोरेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चिल्ड्रंस के साथ कम्युनिकेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है ये, और उनको माल न्यूट्रिशन और उनको डिजीज से बचाने की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके अचीवमेंट की बात करते हैं। यूनिसेफ को अवार्ड दिया गया है नेशनल पीस प्राइज का, जो कि 1965 में दिया गया था। अबाउट 3 मिलियन पीपल्स आर प्रोवाइडेड द यूनिसेफ एवरी चिल्ड्रन ह्यूमनाइज चिल्ड्रन, ठीक है ना, हर चिल्ड्रन को ह्यूमनाइज चिल्ड्रन। 3 बिलियन पीपल को इन्होंने वैक्सीन प्रोवाइड करी थी और हर चिल्ड्रन को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई थी इन लोगों ने। यूनिसेफ वाज द ऑलवेज अवार्डेड बाय द यूनिसेफ जो है उसको इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी दिया गया था 1989 में। अमिताभ बच्चन इन 2005, सचिन तेंदुलकर इन 2013 एंड प्रियंका चोपड़ा इन 2016, ठीक है ना। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ब्रांड एम्बेसडर 2005 में बने थे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर इनके ब्रांड एम्बेसडर बने थे 2013 में, प्रियंका चोपड़ा इनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी 2016 में। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ILO, जिसको बनाया गया था 1919 में और 1919 में और एंड इन 2019 इट हैज़ कंप्लीटेड 100 ईयर। इसे 1919 में बनाया गया था और 2019 में इसने 100 साल को कंप्लीट किया गया था। ये जो है एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के साथ। 1946 से ही यूनाइटेड नेशन के साथ ऑर्गेनाइज करके बनाया जाने लगा। इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। इसका जो सेकंड पॉइंट है, इट जॉइंड द यूनाइटेड नेशन इन 1946। इसने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था 1946 को। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। टू प्रमोट द लेबर राइट इंटरनेशनली, लेबर्स के राइट को प्रमोट करने के लिए इसे बनाया गया था इंटरनेशनल लेवल पे। टू मेंटेन द सोशल जस्टिस एंड इन द ग्लोबल स्केल। इसके अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको अवार्ड दिया गया था, नेशनल पीस प्राइज दिया गया था 1969 में। एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ द वर्कर इन अ ग्लोबल स्केल। तो ये ग्लोबल स्केल पे इंटरनेशनल्स के जो लेबर है उनके राइट्स की बात करता है। अब हम इसको ऊपर से उल्टा चलते हैं, जो हमने इस PDF में डिस्कस किया। पहला हमने ILO के बारे में पढ़ा, दूसरा कलर ले लेते हैं, ILO के बारे में पढ़ा, दूसरा यूनिसेफ के बारे में पढ़ा, और इससे ऊपर जाते ही यूनेस्को के बारे में पढ़ा, तीसरा, ये चौथा ह्यूमन राइट्स के बारे में, पांचवी ऑर्गेनाइजेशन, छठी ऑर्गेनाइजेशन, और सातवीं जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आठवीं जो हमने बात करी थी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, और फिर UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ें बात करी थी। ये वो कितने हो गए थे हमारे 8 के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात करी थी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को नाम बदल दिया था ना 8। इसके बाद हमने इकोनॉमिक्स एंड द सोशल काउंसिल के बारे में बात करी 9, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करी थी 10, ये 11 UNO और 12। असलियत में जो लीग नेशन था वही UNO बना था। तो ऑल ओवर इसमें जो हमने 12 लिख तो दिए हैं, लेकिन इसमें ऑल ओवर अगर हम देखें तो 10 के आसपास ही ऑर्गेनाइजेशन हमें पढ़नी है, हमें याद करनी है। ओके, थैंक यू। चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।